दोस्तों, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, पहले भी मैंने इसकी बातें की हैं, कि दुनिया यानी मानवता एक कदम और ले चुका है तृतीय विश्व युद्ध के लिए, जहां परमाणु अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होगा। इस तरह की कुछ बातें हुई हैं, हवा में नहीं कर रहा हूं। पहला है मध्य पूर्व एशिया से, जहां पर इजरायली फोर्सेस ने रफाह पर आक्रमण शुरू कर दिया है, ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू की है और रफाह क्रॉसिंग यानी इजिप्ट से सटे हुए बॉर्डर को 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अपने अंदर ले लिया है। ये ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है, बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन इस बीच में महीनों से दोनों के बीच युद्ध बंदी की बात चल रही थी और अभी हाल फिलहाल में कोशिश जारी थी इजिप्ट की तरफ से और भी अन्य देशों की तरफ से, जैसे कतर की तरफ से, कि दोनों के बीच में संधि हो जाए। और एक उन्होंने नया फॉर्मूला तय किया था जिसमें कुछ दिनों के लिए युद्धबंदी की जाए, तकरीबन 40 दिनों के लिए। इसमें एक दूसरे के युद्ध बंदियों की अदला बदली की भी बात थी, जिसके लिए इजराइल की जनता काफ़ी समय से आंदोलन कर रही है, हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर आ रही है, नेतान्याहू के इस्तीफे की मांग कर रही है और युद्ध बंद करने की मांग कर रही है। इसमें और भी कुछ मांग थी, यानी मानवीय सहायता के लिए जो भी सामान है उनको पूरी तरह आने दिया जाए गाजा पट्टी में, जिसको इजराइल ने रोक रखा है। और भी इस तरह की कुछ बातें थीं। और जब 2 या 3 दिन पहले यह संकेत आया कि हमास ने हाँ कर दी है, तब इजराइल कहता हम नहीं मानेंगे और इसमें युद्ध के बढ़ने की खतरा है। हमास तो लड़ ही रहा है, रफाह में लाखों शरणार्थी भागने शुरू हो गए हैं और लाख से अधिक तो मार ही जाएंगे इस भाग दौड़ में और बमबारी में और युद्ध में। इसमें दूसरे फिलिस्तीनी समर्थक गुटों का जो अस्त्र शस्त्र से लैश है, जैसे हिजबुल्ला, वह तो अपने आप में एक आर्मी ही है। यमन में, लेबनान में, माफ़ कीजिएगा, यमन में हुतीज़ हैं और भड़केगा। और वैसे भी कल ही का खबर है कि अमेरिकी युद्धपोत फिर से वापस लाल सागर यानी रेड सी में आ चुका है। इस खतरे के बावजूद कि हुतीज़ लगातार आक्रमण कर रहे हैं, पिछली बार उन्होंने मारा भी था, कुछ डैमेज भी हुआ था, लेकिन वह आ रहा है। यानी युद्ध के भड़कने की आशंका है यहाँ से, जिसमें ईरान भी है। यूक्रेन में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यह तो आपको पता ही होगा कि पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए। उन्होंने शपथ ले ली कल और 5वीं बार उन्होंने यह सत्ता संभाली है। इस बीच में फ्रांस ने कहा है कि उनके सैनिक यूक्रेन में आएंगे, यूक्रेन के कहने से। और एक खबर थी कि 100 सैनिक वास्तव में आ चुके हैं, खार्को दिशा में तैनात कर दिए गए हैं और बॉर्डर से पास में है। उसके पहले नाटो के चीफ ने कहा था कि हमारे जो सैनिक जा रहे हैं केवल ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं, जो कि हजारों की संख्या में। काफ़ी एडवांस अस्त्र शस्त्र जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल जल्दी से नहीं किया जा सकता है। यूक्रेनियन सेना इसमें अभी कुशल नहीं है, इसलिए आके वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, 300 किलोमीटर से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, पानी के अंदर से चलने वाले ड्रोन और हजारों किलोमीटर दूर तक जाने वाले हवा में ड्रोन हैं। ब्रिटेन ने कहा, उसके विदेश मंत्री कैमरून ने कहा कि हमारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के किसी भी ठिकाने पर हमले करने के लिए कर सकता है। इन 2 घटनाओं के बाद से रूसी प्रवक्ता ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड के बाहर, यानी यूक्रेन से बाहर कहीं भी उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। और फ्रांस के भी राजदूत को बुलाकर
उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप भी इस युद्ध से बाहर नहीं होंगे। अमेरिका ने इस बार लाखों करोड़ों बिलियन के बराबर अस्त्र शस्त्र दिए और इस बीच में पुतिन ने आदेश दिया है अपने सैनिकों को कि वह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दें। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब या वेपन या बैटलफील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब, जो भी आप कह लें, 1 किलो टन से लेके 5-10 किलो टन तक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। असर कम है। नागासाकी, हिरोशिमा में 15 किलो टन के बॉम्ब गिराए थे और आपको पता है कि किस तरह की बर्बादी हुई थी। उसके तुलना में कम होंगे, लेकिन अंदाज़ा लगाइए इसका इस्तेमाल कीव यानी यूक्रेन के राजधानी में, या खार्को उत्तर, या खारसोन या जापोरिजिया दक्षिणी यूक्रेन में जहाँ युद्ध जारी है, या दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा जो ब्लैक सी के तट पे है, जहाँ से विदेशी अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, या पश्चिम में ही चले जाएं पोलैंड से सटे हुए क्षेत्र में, लुवीव क्षेत्र में, वहाँ ये गिरते हैं। तो सवाल केवल जगह का, एरिया का नहीं है। सवाल है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू हो गया। अभी तक अमेरिका ने उस तरह के अस्त्र शस्त्र या म्यूनिशंस दिए हैं, गोला बारूद दिए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तहत पे उनको बैंड किया हुआ है। कोई देश इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका भारी मात्रा में यूक्रेन को दे रहा है और यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, और बदले में रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। और जिसमें एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं कि इसमें रासायनिक वेपन्स भी हैं और दूसरे तरह के बॉम्ब्स हैं। और इसका इस्तेमाल शुरू होता है तो क्या उधर से भी होगा, या इधर से एक ही होकर रह जाएगा, या मिनी कहने के लिए हो सकता है 10 किलो टन के हो जाएं, जिसकी बर्बादी भयानक होगी। और जो भी विदेशी यहाँ पे ट्रुप्स हैं, नेटो के हैं, उनका सफाया हो जाएगा रातों रात। यानी जो मैं कह रहा हूँ उसका यही मतलब है कि क्या हम लोग, और वास्तव मुझे लगता है हम लोग एक ही नहीं 2-3 कदम और आगे चल चुके हैं पूरी दुनिया को बर्बाद करने में, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ, परमाणु हथियारों से लैस और उसका उपयोग कर। जहाँ तक रेड लाइन क्रॉस करने की बात है, वह बहुत पहले ही अमेरिका और नेटो कर चुके हैं। यह उस फेरल डॉग्स की तरह हैं जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो बाइसन या बड़े बड़े, जिसे जंगली भैंसा है उस तरह कहते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, लेकिन 2, 4, 10, 20 उसको नहीं मार सकते क्योंकि उसका बहुत ताकत होती है। ये लोग जाते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। जब बाइसन रुक जाता है तो ये भी रुक जाते हैं। बाइसन आक्रमण करता है तो ये भाग चलते हैं। जब बाइसन फिर भागता है अपने झुंड के साथ, फिर ये पीछा करते हैं, तो चलते रहता है तब तक जब तक एक बाइसन गिर ना जाए, खून से लथपथ, थका हुआ, और मौत उसे आगोश में ले लेती है और उस पर भोज करते हैं। अमेरिकी राष्ट्र इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवादी देश, और उसके साथ नेटो, जियोनिस्ट रिजीम, इजराइल, यह सब वैसे ही हैं। इन्होंने दुनिया में हर तरह के जनवाद को, प्रजातंत्र को, समाजवाद को बर्बाद किया है। और आज उस मुहिम पर हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पूरी मानवता, पूरी दुनिया, पूरी क्लाइमेट खत्म होने के कगार पे है। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर ना होने के बावजूद भी वहाँ की जनता कुछ करने में असमर्थ है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। पूरे यूरोप में देखें, लाखों लाख जनता खड़ी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन वहाँ खड़े होने तो वह एक किसी क्रांतिकारी बदलाव के लिए नहीं आ रहे। उसी व्यवस्था में, उसी में परिवर्तन चाहते हैं। जो कल विपक्ष में था वो पक्ष में आएगा, और अभी जो पक्ष जो कल विपक्ष में था फिर से वापस विपक्ष में जा सकता है। कोई नया विपक्ष भी खड़ा हो सकता है, कई देशों में होता है। यानी सारे आंदोलनों का यह मिट्टी पलीद कर देते हैं। क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या विकल्प की राजनीति फिर सब नहीं कर सकते? क्या हमारे पास समय है? जी हाँ, समय तो है। जहाँ से हम बदलें वहीं से शुरुआत है, लेकिन समय कम है दोस्तों। धन्यवाद।